गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स वो चैप्टर करने जा रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये लगा लो क्लास 9th का आधे से ज्यादा मैथ्स इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बहुत आराम से फोकस के साथ आप पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग में आपके पास करता हूं, एक टर्मिनोलॉजी होती है लीनियर पेयर। उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखिएगा। वो कहते हैं कोई भी एक आपके पास लाइन है, ये लाइन है आप देख पा रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके टर्मिनल एंड पॉइंट्स नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है। यहां पर मान लो एक मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन यहां ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये हो गया ए मान लिया, एक एंगल मान लिया मैंने ये बी। लेकिन पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आपके पास a प्लस बी 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। किसके अकॉर्डिंगली? लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर मैं यहां पर अब ये कर देता, ये b बन गया और ये वाला एंगल c बन गया, तो भी मेरे पास क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से। यानी कि एक लाइन पे एक ही पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर। फिर आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, दो एंगल्स मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? जब उन दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 90। टू एंगल्स आर सेड टू बी 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री when their sum is 90 degree. जब उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री। अब ऐसा भी हो सकता है, मान लो मेरे पास एक एंगल आ गया x। अगर मैं x का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 90 में से x को माइनस कर दो। 90 में से x को क्या कर दोगे? माइनस। ये होता है इसका मतलब। अगर मैं बात करना चाहूं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स की, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन कहता है, टू एंगल्स are said to be supplementary when their sum is 180 डिग्री। जब उन दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। पहली बात तो दो ही एंगल्स होंगे, दो से ज्यादा कभी नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। इसमें भी मान लो मेरे पास यही है, अगर एक एंगल मेरे पास x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 में से उस x को माइनस कर दो, यह आपके पास क्या होगा? उसका सप्लीमेंट होगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए, ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी जो कि एंगल्स के बारे में कहता था। अब आगे की जो थ्योरी मैं बताना चाहूंगा आपको वो ये है
थ्योरी किस चीज की सर? थ्योरी इस चीज की, लाइंस एंड एंगल्स की। अब वो ये कहता है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानने से पहले आप एक चीज सुनिएगा, दो लाइंस का पैरेलल होना मेरे लिए जरूरी है। ये दो लाइंस मेरे पास, मान लो एक लाइन थी L, एक लाइन थी M, ये दो लाइंस मेरे पास क्या होनी चाहिए? पैरेलल। L इज पैरेलल टू M, ये होता है पैरेलल का साइन। पैरेलल का मतलब विच नेवर मीट, जो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, कितना भी आगे प्रोड्यूस कर लो। इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? इस लाइन का नाम मान लो मैंने टी मान लिया, तो ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है? जो किसी भी दूसरी लाइन को कट करे। ये कैसे भी आ सकती है। अब जो एंगल हमेशा मेरे पास Z की शेप में बनते हैं, सुनिएगा, पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स Z की शेप में बन जाए, Z चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, या फिर N बन जाए, या तो Z बन जाए या फिर N बन जाए, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, वो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के नाम भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। एंगल 1 मेरा एंगल 2 इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही देखो ये भी तो एक Z बन रहा है, उल्टा Z, तो एंगल 3 मेरे पास एंगल 4 के भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये चीजें क्लियर है। चलिए, अगर हमें अल्टरनेट एंगल्स के बारे में क्लियर है तो फिर अब हम चलते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां के लिए भी लाइंस हमेशा क्या होनी चाहिए? पैरेलल। कंडीशन याद रखिएगा, लाइंस का पैरेलल होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये आप समझ गए हो, कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर मैं कहता हूं मुझे को क्या दिखाना है, मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? आमने सामने वाले एंगल्स। तो देखिएगा, एंगल A मेरे पास एंगल B के इक्वल होगा, और ध्यान से देखोगे तो ये कुछ हद तक मेरे पास F की जैसी शेप दिखाती है, चाहे वो उल्टा F बने चाहे वो सीधा F बने। तो इस केस में मेरे पास A किसके इक्वल आ गया? B के। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर फिर तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। सर फिर तो ये वाले एंगल 1 और एंगल 2 भी, क्योंकि यहां पर भी तो मेरे पास क्या बन रहा है? F। बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या होते हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की रिकॉग्नाइजेशन होती है। फिर जब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की रिकॉग्नाइजेशन को देख लिया, फिर आते हैं मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स। बड़े ही काम की चीजें हैं सब। को इंटीरियर एंगल्स, समटाइम्स इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोला जाता है इनको। अब एक बात को देखिएगा, कहता है मान लो ये दो लाइंस आपके पास पैरेलल थी, तो को कंसेक्यूटिव इंटीरियर, पहली बात तो इंटीरियर कहा तो अंदर की तरफ, यानी कि ये वाले दोनों एंगल्स, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे ही मैं ये भी कह सकता हूं A और B का जो सम होगा वो भी मेरे पास 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? कंसेक्यूटिव इंटीरियर पेयर्स। अच्छा, फिर मैं आपको एक ट्रायंगल की स्पेशलिटी बताता हूं। ये मान लो एक ट्रायंगल लिया मैंने,
ABCD, ये ट्रायंगल लिया मैंने। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये देखिएगा, ये वाला जो एंगल होता है, इस लाइन को सीधा प्रोड्यूस करने पर एंगल 1, इसको कहती हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल माना मैंने एंगल 2 और ये वाला माना मैंने एंगल 3। प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल 1 आपके पास एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। प्रूफ भी देखेंगे हम इनका, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं देखेंगे। रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angle। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम करना है अपोजिट इंटीरियर, यानी कि सामने वाले दोनों एंगल्स की सम के इक्वल। क्लियर? देखिएगा, फिर आपके पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास। कट करती है तो जहां पे वो कट करती है और जो कैंची बनती है, सीजर बनती है, क्रॉस, वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ऐसा भी हो सकता है ये 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है ये? चलिए, अभी आगे की प्रॉपर्टीज को देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों, कि किस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास इस कंसेप्ट पे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन ही आपके सामने लिया, वो कहता है इफ एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। कहता है मान लो एक एंगल है आपके पास x, उसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना सिखाया था? 90 में से x को माइनस कर दो। कहता है एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट 14 डिग्री ज्यादा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मेरे पास किससे ज्यादा है? 14x से ज्यादा है। ये 14 प्लस है, इधर आके माइनस होगा, ये वाला माइनस है, इधर आके प्लस x होगा। ये 2x आ गया, यहां पे कितना आ गया? 76। सॉल्व करोगे तो x क्या आ गया? 76/2 यानी कि 38। आपके पास क्या बन गया? ये आपका आंसर आ गया। समझिए ये बात अच्छे से? वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, अब आपके पास जैसे एक क्वेश्चन कहता है एक आपके पास इस तरह से मैंने लाइन ली, ये A, ये O और ये B, यहां दे रखा है P, यहां दे रखा है Q। ये वाला एंगल है 65 डिग्री, ये वाला एंगल है 25 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है P और Q की। अब एक बात बताए बच्चों, P और Q, पहली बात तो ये वाला एंगल है ना, जहां मैं एंगल रोटेट कर रहा हूं, P और Q, आपको ये निकालना है। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो एक बात देखो, प्रॉपर्टीज को ध्यान कैसे रखते हैं। मान लो इसको मैंने एक्स एंगल मान लिया। अब आपको पता है कि सीधी लाइन जा रही है, एक सीधी लाइन पे सभी एंगल्स का सम क्या था? 180 डिग्री। रीजन क्या था? लीनियर पीरियड।
तो सर ऐसा कर दूं 65 प्लस में x प्लस में 25 डिग्री 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। तो सर 65 में 25 को ऐड किया तो 90 होता है। अभी 90 उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। समझे हो ये बात? कभी भी ये मत सोच के चलना कि उसने मुझे जो दे रखा है उसको नहीं मानूंगा मैं, और जो दिख रहा है वो मानू। नहीं, जो दे रखा हो हमेशा उसको ही मान के चलना। दिख क्या रहा है मुझे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहते हैं एक लाइन थी, एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। ये वाला एंगल दे रखा है 6x प्लस में 30 और ये वाला एंगल दे रखा है 4x। कहते हैं x की वैल्यू निकालो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक बात सोचो, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों सभी एंगल्स का सम जो एक पॉइंट पे मिलते हैं वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों। रीजन आप क्या लिखते हैं? लीनियर पेयर लिखते हैं। तो देखो 6x प्लस में 4x कितना हो गया? 10x। ये 30 मेरे पास उधर जाके माइनस होगा तो 150 बच गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 150 बाई में 10, यानी कि सॉल्व करता हूं तो 15 डिग्री। यही आपको क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? चलिए अब जैसे कि बच्चों मान लो आपके पास ये दे रखा है, ये वाला एंगल कहता है 43 डिग्री। ये लाइन P थी, ये लाइन Q थी। कहता है P मेरे पास Q के पैरेलल है, ये गिवन है। P मेरे पास Q के क्या है? पैरेलल। आपको Y की वैल्यू बतानी है। आपको क्या बताना है? Y की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को मैं काफी अलग अलग तरीकों से करवाऊंगा बच्चों, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके पास काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखो, पहला काम तो अगर मैं इसको सिंपल मेथड से जो बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये वाला एंगल निकाल दें लीनियर पेयर से, इसे एंगल 1 मान लिया मैंने। तो एंगल 1 प्लस में 43 डिग्री मेरे पास क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल। रीजन क्या लिखूंगा मैं? लीनियर पेयर। 43 उधर जाके हो गया मेरे पास माइनस, तो 137 आ गया एंगल 1। अब एक बात को बहुत ध्यान से देखो, अगर जब ये लाइंस, पहली बात देखा करो कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। अगर लाइंस पैरेलल है तो देखो क्या z बन रहा है? हाँ जी सर z बन रहा है। तो z बन रहा है तो y और y मेरे पास आपस में क्या होंगे? इक्वल। y की वैल्यू आ गई अच्छे से। चलिए अब एक बच्चा ये भी कह सकता है सर ये और ये एंगल मेरे पास 43 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख दिया सर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर मैं यहाँ पे x निकालना, अच्छा वर्टिकली अपोजिट आ गया। अब मुझे पता है y प्लस में 43, यानी कि ये वाला 43 180 डिग्री। आप देख रहे हो दोनों के दोनों अंदर बन रही हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। तो रीजन क्या होता है? को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे पास y क्या आ जाएगा? 180 में से 43 को माइनस किया 137, सेम आ गई वैल्यू। अच्छा ये जो x है मेरे पास डायरेक्टली वो भी क्या होगा? 43 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये देखो ये दोनों एंगल्स मेरे पास कैसे बनते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान मैंने क्या बताई थी? f बनना चाहिए। तो देखो ये मेरे पास उल्टा एफ भी तो बन रहा है। अगर मैं उधर से पढ़ना शुरू करूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। समझे? अच्छा अब दोबारा यहां से लीनियर पेयर से निकालोगे तब भी भाई क्या आएगा? 137। ये चीज क्लियर होगी।
एक ही क्वेश्चन ने हमारे कितने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया है। चलिए ये F पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये Q है, यहाँ पे 60 दे रखा है और यहाँ P। आपको ये पॉइंट दे रखा है E। आपको कोई इस क्वेश्चन में कहता है कि PQ आपके पास RS के पैरेलल है और EF आपके पास QS के पैरेलल है। आपको RFP निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकाल के दिखाना है। अब एक बात मुझे बताओ, हम ओरली क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब उसने क्या कहा, PQ मेरे पास RS के पैरेलल है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, 180 में से 60 को माइनस करके यानी कि 120 डिग्री क्यों होगा वो समझो पहले। तो 60 प्लस में S इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही है। तो S क्या होगा, 180 में से 60 माइनस कर दिया यानी कि 120 डिग्री। समझे? अब जब ये मेरे पास 120 आ गया तो देखो 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 उल्टा F दिख रहा है मेरे को, तो ये 120 तो ये भी 120। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझे हो ये बात अच्छे से? चलिए क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, कोई मुश्किल कमी करेंगे ही नहीं। आइए C B A E और ये B। ये दे रखा है X, ये दे रखा है 55, ये दे रखा है 55 और ये वाला दे रखा है 70। आपको X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सच दैट कहता है AC आपके पास ED के पैरेलल दे रखा है, AC ED के पैरेलल दे रखा है बच्चों। अगर AC मेरे पास ED के पैरेलल है तो एक बात बताओ, ये 70 तो ये भी कितना हो गया 70, सीधा क्या हो गया Z बन गया अल्टरनेट एंगल्स। खत्म कहानी मेरे पास। आ गया नहीं अच्छे से समझ? अच्छा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज चैप्टर 6 की स्टार्टिंग करी। आगे आने वाली क्लास में हम चैप्टर 6 के और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।